नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए एक सीरीज चल रही है टॉप 300 की। सभी विषयों को लेकर के जितने इंपॉर्टेंट विषय हैं उनको ध्यान में रखते हुए और करंट अफेयर्स को ध्यान में रखते हुए हमने टॉप 300 टॉपिक्स सेलेक्ट किए हैं। उनकी नोट मैंने लगभग कंप्लीट कर दी है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दे भी दी है और अब वीडियो हम देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे किसान आंदोलनों की। इस साल एक प्रश्न यहाँ से आ सकता है। अगर बीच में, मुझे नहीं पता कि यह वीडियो 15 मिनट की होगी कि उससे आगे होगी, बीच में आकर आपका मन करे कि अभी रहने देते हैं, कुछ और काम कर लेते हैं, आराम कर लेते हैं, बाद में वीडियो देखेंगे, तो अपने आप से पूछिएगा कि अगर यहाँ से सवाल आ गया है और अच्छे से नहीं तैयार किया है तो आप क्या जवाब देंगे अपने आप को। अच्छे से समझिए, ध्यान से समझिए और इस टॉपिक को तैयार करिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो कहानी की शुरुआत कहाँ से करते हैं कि किसान जो आंदोलन हुए हैं इतिहास में, अभी तो एक चर्चा में था किसान आंदोलन, लगभग 1 साल चला। उसके बाद से वो आंदोलन तब वापस लिया गया जब सरकार ने बातें मानी, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आ सकता है क्यों किसान आंदोलन हुए थे। पहले भी कारण देखते हैं। सबसे पहला कारण, किसानों पर अत्याचार बहुत तरीके से हुए हैं अंग्रेज़ों के ज़माने में। क्या है देखिए, पहले तो यह है कि सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ देने वाली बात ये होती थी कि बहुत ज़्यादा लगान देना पड़ता था। ठीक है, और ये बाकी चीज़ें मनमानी बेदखली हो जाती थी कि ज़मीन से किसी को हटा दिया, किसी को रख लिया, इस तरह की चीज़ें। ये कॉमन सेंस वाली बात है, आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, जो मेन बात है जहाँ से प्रश्न बनते हैं उसको मैं अच्छे से दिखाऊंगा। ये देखिए, भारतीय उद्योगों को बड़े पैमाने पर नुकसान, क्या मतलब है। इस थीम को लेकर के प्रश्न बने हैं, यूपीएससी ने पूछा है, बड़ा खूबसूरत प्रश्न था, ज़रा समझिए इसको। आंदोलनों का उदय तब हुआ जब ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के परिणाम स्वरूप पारंपरिक हस्तशिल्प और अन्य छोटे उद्योगों का दमन हुआ। ध्यान दीजिएगा, जिससे स्वामित्व में परिवर्तन हुआ और किसानों पर कृषि भूमि का अत्यधिक बोझ और कर्ज बढ़ा। किसानों की गरीबी में वृद्धि हुई। जो लोग रोजगार में लगे हुए थे किसी उद्योग में, छोटे मोटे उद्योग में, अगर उद्योग खत्म हो जाएगा तो वो कहाँ जाएंगे। सोच लीजिए, कोरोना महामारी आई, देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों ने अपना रोजगार कर रखा था, घर गए, वापस गए, कहाँ लग सकते हैं वो। खेती बाड़ी में लग सकते हैं, मनरेगा जैसे स्कीम हुई तो वहाँ लग सकते हैं। ऐसे ही उस समय क्या हुआ कि जब आर्थिक नीतियों से उद्योगों को नुकसान होने लगा तो सारे मजदूर, फिर ज़्यादातर मजदूर गाँव की ओर आए, और गाँव में फिर क्या रोजगार हो सकता है, खेती। तो खेती पर बोझ बढ़ा, समझ रहे हैं, और बोझ बढ़ा, कई सारी समस्याएं होने लगी, किसानों में जो है कर्ज की समस्या आ गई, समझ रहे हैं। तो ये एक कारण है, इस पर प्रश्न बने हैं। इसी थीम को लेकर के यूपीएससी ने मेंस में भी क्वेश्चन बनाया है, इसे ध्यान रखिएगा। ये जो फेनोमिना है इसको समझ लीजिए। ठीक, आप देखिए कुछ और कारण है। प्रतिकूल नीतियाँ, क्या है भाई, ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियाँ जमींदारों और साहूकारों के पक्ष में थीं तथा किसानों का शोषण करती थीं। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आप देखेंगे अस्थाई बंदोबस्त, उसको आप पढ़ेंगे अच्छे से, वीडियो पड़ी हुई है, जाकर देखिए कि किस तरह से उसको फ्रेम किया गया था कि किसानों का मैक्सिमम शोषण किया जा सकता था। समझ रहे हैं। तो ये हुआ, इस अन्याय के खिलाफ किसानों ने कई अवसरों पर विद्रोह भी किए हैं। इसके बारे में हम पढ़ ही रहे हैं। एक मैंने नोट दी है, उसमें विद्रोहों के बारे में एक छोटी सी लिस्ट है, उसको आप अच्छे से तैयार करिए, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो विद्रोह हुए, आंदोलन हुए। अच्छा, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आज एक वीडियो बनाया था कि हिस्ट्री में 90% क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। वहाँ पे एक टॉपिक था संगठन। हर साल किसी न किसी प्रकार की संस्था, किसी संगठन से प्रश्न आते हैं जो कि इतिहास से जुड़ी है। ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी है, उसमें किसान संगठन भी शामिल है, यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। तो देखते हैं कि कुछ किसान संगठन बने, उनको आप ऐसे देखिए कि यहाँ से प्रश्न आ सकता है, बस अच्छे से याद कर लीजिए। 1920 से 1940 के बीच में कई संगठन बने हैं। ठीक है, बिहार प्रांतीय किसान सभा 1929 में बनी और 1936 में स्थापित अखिल भारतीय किसान सभा प्रथम किसान संगठन थे। ये कुछ शुरुआत में थे। ठीक है, ये 1936 वाले से प्रश्न पूछे गए हैं। कौन है? अखिल भारतीय किसान सभा, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से प्रश्न बने हैं। 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में सहजानंद की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, बाद में क्या हुआ, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। बाद में इसने एक किसान घोषणा पत्र जारी किया था
और इसमें क्या हुआ, सभी काश्तकारों के लिए जमींदारी और अभियोग अधिकारों को समाप्त करने की बात कही गई थी। अभियोग ऑक्यूपेंसी, अभी आगे एक शब्द मिलेगा, सीधा सा मतलब ये कि मेरी ज़मीन है तो इस पर मेरा कब्जा होना चाहिए, मैं इसका मालिक रहूं, समझ रहे हैं। तो इस तरह की बातें कही गई। आगे बढ़ते हैं। अब दो अर्थों में, दो भागों में इसको हम बांट के पढ़ेंगे कि आंदोलन हुए। एक है 19वीं शताब्दी के किसान आंदोलन, गांधी पूर्व चरण। गांधी इनको बीच में क्यों लेके आए, क्योंकि चंपारण से ही कुछ अलग मोड़ मिल गया किसान आंदोलन के मुद्दों को। और एक बड़ी खूबसूरत प्रश्न 2018 या 19 में यूपीएससी ने पूछा था, इसी से चंपारण से मेरे ख्याल से बैक टू बैक 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे, या किसान आंदोलन से। ठीक है, गांधी इसलिए क्योंकि चंपारण से एक नया मुद्दा बन गया, राष्ट्रीय जो आंदोलन है उसमें किसानों का मुद्दा प्रमुख हो गया। तो इसीलिए हमने इसको बांट के 2 भाग कर दिए कि गांधी से पहले किसान आंदोलन और गांधी के बाद। ठीक है, गांधी जी ने जब इसमें कदम रखा उसके बाद। पहली बात करते हैं नील विद्रोह की। देखिए, वैसे आप प्लेलिस्ट में जाएंगे ना तो नील विद्रोह पे एक अलग से वीडियो है, लेकिन यहाँ अब आ गया है तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए यूरोपीय बागान मालिकों ने किसानों को खाद्य फसलों के बजाय नील की खेती करने के लिए बाध्य किया था। नील की खेती समझ रहे हैं, वो जो पाउडर बनता था, अभी आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे लोग जैसे पापा दादा टाइप के लोग हैं पुरानी पीढ़ी के, तो वो बनियान, सफ़ेद वाली बनियान को रंगने के लिए नील का इस्तेमाल करते थे। अब शायद नहीं करते होंगे। इसी तरह से उस समय नील बनाई जाती थी, नील की खेती होती थी, उसके पाउडर से कलर बनता था कपड़े को रंगने के लिए, उसी की बात हो रही है। ठीक है, तो उसके बड़ी मांग थी पूरी दुनिया में। तो ये कह रहे थे कि खाद्य फसल ना करके आप इसकी खेती करो, क्योंकि उसका व्यापार होता था, काफ़ी फ़ायदा होता था। खैर, ये कहानी ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए, बात यह है कि नील की खेती से किसान असंतुष्ट क्यों थे, समझने वाली बात है। असंतुष्ट क्यों थे, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, यहाँ पे जहाँ कहीं लिखा होगा इसको देखिएगा। ये जो डेट है ना, 1859 से 62, 1857 की क्रांति हुई है, उसके कुछ साल बाद ये आंदोलन हुआ है। ध्यान रखेंगे, यह डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बने हैं और इसको ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैं दोबारा आकर दिखा रहा हूँ। चलिए, तो क्यों असंतुष्ट भाई? पहली बात यही है कि नील की खेती के लिए कम कीमतों की पेशकश की गई। जो अंग्रेज़ थे बहुत कम पैसा देते थे, सीधी सी बात है। नील लाभदायक नहीं था हमारे यहाँ के लोगों के लिए तो ख़ास तौर से। अब जो इसका व्यापार कर रहे हैं, जो लूट रहे हैं, उनके लिए अलग बात है, लेकिन किसानों के लिए तो लाभदायक नहीं था ना। अच्छा, नील की खेती से भूमि की जो उर्वरा शक्ति है वो कम हो जाती थी। और इसमें एक दिक्कत ये थी कि नील की खेती ज़्यादातर वहीं कराने के लिए बाध्य किया जाता था जहाँ की मिट्टी बड़ी अच्छी है, उपजाऊ है। तो वहाँ एक बार 2 बार नील की खेती होती थी तो फसल पे असर पड़ता था। ठीक है। अच्छा, व्यापारियों और बिचौलियों के कारण किसानों को नुकसान उठाना पड़ा, जो कि ऊपर भी झलक रहा है। परिणाम स्वरूप उन्होंने बंगाल में नील की खेती न करने के लिए आंदोलन शुरू किया। ठीक है, इसकी कहानी क्या थी मैंने उसमें बताया बढ़िया से कि गलती से क्या हो गया था एक ऑफिसर से, फिर किसानों ने उसका कुछ और मतलब निकाला और जो है आंदोलन आगे बढ़ गया। अच्छा, ये जो यूरोपीय लोग थे उन्हें प्रेस की तरफ से भी जो है समर्थन मिल रहा था और मिशनरियों की ओर से भी समर्थन मिल रहा था। ठीक, किसानों को नुकसान हो रहा था। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ से बना है और आगे भी बन सकता है। बंगाली पत्रकार हरीश चंद्र मुखर्जी ने अपने अखबार द हिंदू पैट्रियट में बंगाल के किसानों की दुर्दशा का वर्णन किया। ठीक है, और एक और चीज़, बंगाली लेखक और नाटककार दीन बंधु मित्र, इन्होंने अपने नाटक में, जिसका नाम है नील दर्पण, इसमें नील की खेती करने वाले भारतीय किसानों के साथ किए जाने व्यवहार का, जो व्यवहार हो रहा था उनके साथ, बड़ी ही मार्मिक तरीके से प्रस्तुतिकरण किया। ये 2 बातें, हिंदू पैट्रियट और नील दर्पण, इन्हें आप ध्यान में रखेंगे। और नाम हरीश चंद्र मुखर्जी और दीन बंधु मित्र। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे, यह पहली बार 1960 में प्रकाशित हुआ। एक मैंने नोट दिया है आपको, प्रमुख पत्र पत्रिकाएं किसने कब प्रकाशित किया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से उसको तैयार करिएगा। ठीक है। अच्छा, उनके नाटक ने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया, जिसे बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीयों के बीच आंदोलन को नियंत्रित करने के लिए प्रतिबंधित कर दिया था। ठीक है, ये जानने वाली बात है। अब आते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, सरकार ने एक नील आयोग नियुक्त किया। जब ये सब मुद्दा बढ़ गया आगे, नील आयोग बना और नवंबर 1860 में एक आदेश जारी किया, जिसमें कहा कि रैयतों को नील की खेती के लिए मजबूर करना अवैध है। रैयत मतलब किसान। ठीक है, अवैध है और यह किसानों की जीत का प्रतीक था। मतलब किसानों ने सफलतापूर्वक अपने आंदोलन को चलाया, जो चाहते थे वो उन्हें मिला। ठीक, अब अगला एक आंदोलन हुआ है, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, 1870 और 80 की बात है। इसका नाम है पाबना आंदोलन।
पीसीएस एग्जाम्स में तो सीधे ऐसे ही आया था, पावना आंदोलन कहाँ हुआ था, किस सन में हुआ था, किसने लीड रोल निभाया था उसमें, ये सारी बातें। देखिए, पूर्वी बंगाल के बड़े हिस्से में जमींदार गरीब किसानों से अक्सर बढ़ाए गए लगान और भूमि करों से ज़बरदस्ती वसूल करते थे, भूमि कर। ठीक है, सीधी सी बात है। अभी ऊपर भी हमने देखा था कि असली मुद्दा तो यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लेते थे किसानों से, किसी अलग अलग रूप में। अच्छा, 1859 के अधिनियम के अंतर्गत किसानों को अपनी भूमि पर अभियोग के अधिकार, वहीं ऑक्यूपेंसी के राइट से भी रोका गया था। ठीक है, आगे देखिए, मई 1873 में पटना में, ठीक है, पूर्वी बंगाल का हिस्सा था, पटना के पाबना जिले के यहाँ पे देखिए यूसुफ शाही परगना में, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक, एक कृषि लीग का गठन किया गया और इसके द्वारा हड़तालें आयोजित की गई। कुल मिला के आंदोलन की शुरुआत हो गई। ठीक, यह आंदोलन मुख्यतः एक कानूनी लड़ाई थी, ध्यान दीजिएगा, और कुछ जगहों पर हिंसा भी हुई थी, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए, यह लड़ाई 1885 तक जारी रही, लेकिन जब सरकार ने बंगाल काश्तकारी अधिनियम बना दिया, अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, इसे बनाकर अभियोग अधिकारों की वृद्धि कर दी, तब यह ख़त्म हो गई। पूछा जा सकता है कि पाबना आंदोलन कैसे ख़त्म हुआ। इस फॉर्मेट पे क्वेश्चंस आए हैं। मैं एक सीरीज़ चला रहा हूँ ना, उसमें बताऊँगा अभी आगे चल के कि कितने फॉर्मेट यूपीएससी ने बना रखे हैं, जिसमें बस क्वेश्चन को रखना होता है, फॉर्मेट वही है। ठीक, इस फॉर्मेट में एक एग्जांपल दूँ मैं आपको। जैसे एक क्वेश्चन बना था कि बंगाल का विभाजन कब रद्द कर दिया गया, सेम फॉर्मेट हो सकता है, उसमें 2-4 लाइनें लिखी जाएंगी, आपको बताना है। ऐसे ही पूछा जा सकता है कि पाबना आंदोलन क्यों ख़त्म हो गया, और उसमें ऑप्शन दे दे कि अंग्रेज़ों ने गोली मार दिया, हिंसा कर दी, दबा दिया, एक ऑप्शन हो सकता है। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो सबसे सूटेबल ऑप्शन यही दिखेगा, समझ रहे हैं ना, ध्यान रखिएगा, ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस संघर्ष को ध्यान रखिएगा, कल भी मैंने बताया था, इस संघर्ष को बंकिम चंद्र चटर्जी, CR दास और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में इंडियन एसोसिएशन का समर्थन मिला। कल मैंने क्या बताया था कि कोई आंदोलन हो रहा है तो किस संगठन के द्वारा, किस व्यक्ति के द्वारा उसे समर्थन दिया जा रहा है उस समय, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, इंपॉर्टेंट है। अब अपने आप में ये क्वेश्चन है कि इंडियन एसोसिएशन से कौन कौन जुड़े हुए थे। बंकिम चंद्र चटर्जी, CR दास, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, यहाँ ध्यान रखेंगे। चलिए अब बात करते हैं दक्कन की तरफ चल के। 1875 की बात है, दक्कन में किसान विद्रोह हो गया। ध्यान से समझिए मामला। दक्कन के किसान विद्रोह को मुख्य रूप से मारवाड़ी और गुजराती साहूकारों की ज्यादतियों के खिलाफ किया गया था। मतलब क्या है, मतलब वही है कि कर्ज में ये लोग डूब गए थे किसान, इनकी वजह से मारवाड़ी और जो साहूकार थे, इन्होंने कर्जा दे दे के उनकी ज़मीनें वगैरह ले ली हैं। अभी भी बहुत सारी ऐसी मराठी फिल्में बनती हैं या बॉलीवुड की फिल्में बनती हैं जिनमें दिखाया जाता है कि कैसे आप मतलब थोड़े पैसे दे करके ज़मीन को हड़प लिया जाता था। और अगर आप कुछ जैसे प्रेमचंद्र, इनकी कहानियाँ पढ़ते हैं या पढ़ा होगा कभी, तो आपको अच्छे से पता है कि क्या क्या हो सकता था, कितना मार्मिक हो सकता था ये सब कुछ। ठीक है, तो ज़्यादती थी, पैसा थोड़ा सा दिए थे, बाद में लिखवा लेते कि नहीं दे पाओगे तो ज़मीन ले लेंगे, यही सारी बातें हो रही थी। अच्छा, रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत रैयतों को भारी भारी जो है कराधान का सामना करना पड़ा, और 1867 में भू राजस्व में भी 50% की वृद्धि हुई। एक तरफ तो कर्जा, ऊपर से रैयतवाड़ी व्यवस्था, ऊपर से 50% टैक्स देना पड़ेगा, ये कौन सी बात होती है, गुस्सा तो आ ही जाएगा, स्वाभाविक सी बात है। ठीक है, और एक चीज़ मैं हिंट दे दूं, एक व्यवस्था, एक वीडियो है रैयतवाड़ी, जमींदारी, महालवाड़ी, उसे आप देखिए और जानने की कोशिश करिए। उसमें बताया भी गया है कि कौन सी व्यवस्था किस क्षेत्र में लागू थी। जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है, कर्नाटक का क्षेत्र है, उधर जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में थोड़ा सा और आप जान लेंगे, अच्छा रहेगा। चलिए, तो क्या हुआ, इसमें एक और चीज़ है, सामाजिक बहिष्कार किया गया। इसका एक अलग ही नेचर था किसान आंदोलन का। वर्ष 1874 में रैयतों ने साहूकारों के खिलाफ एक सामाजिक बहिष्कार आंदोलन का आयोजन किया कि इनको समाज से बाइकाट इनका कर दो, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, इनसे कोई लेना देना नहीं है। और उन्होंने साहूकारों की दुकानों से सामान खरीदना बंद कर दिया, उनके खेतों में काम करना बंद कर दिया। जो नाई हैं, धोबी हैं, मोची हैं, उन्होंने सारा काम करना बंद कर दिया, जाओ तुम करो अपना, ये सारी चीज़ें। वो लोग त्रस्त हो गए थे फिर, मतलब किसान इतने त्रस्त हो गए थे कि करना पड़ा। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी का समर्थन करें या मैं किसी का समर्थन कर रहा हूँ कि विरोध कर रहा हूँ, हम इतिहास को पढ़ रहे हैं। ठीक है, किसी भी रूप में हम किसी हिंसा को प्रमोट करें, चाहे अभी चाहे इतिहास में जा कर के, वो अलग की चीज़ है। हमें ये देखना है कि हो क्या रहा था। ठीक, यह एक सामाजिक बहिष्कार, यह सामाजिक जो बहिष्कार था, एक मिनट, वो पूना, अहमदाबाद, सोलापुर और सतारा के गांव में तेज़ी से फैल गया तथा साहूकारों के घरों और दुकानों पर
हमलों के साथ साथ कृषि विद्रोहों में बदल गया। इस तरह की कहानी थी। आगजनी भी हुई, कई लोगों को जान से मार दिया गया, इस तरह की चीज़ें हुई। अच्छा, सरकार आंदोलनों को दबाने में सफल रही। सरकार ने भी नहीं छोड़ा, मतलब अंग्रेज सरकार थी उस समय। ठीक है। सुलह के उपाय के रूप में दक्कन कृषि राहत अधिनियम 1879 पारित किया गया। दो बातें हैं, सरकार ने भी अपना तरीका अपनाया और एक अधिनियम बनाया गया जिसमें कुछ प्रावधान किए गए किसानों के हित में। ठीक है। इसका नाम क्या है? दक्कन कृषि राहत अधिनियम 1879, 1879। ठीक। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 20वीं सदी में आते हैं। 20वीं सदी में कौन कौन से आंदोलन हुए? एक यूपीएससी ने प्रश्न पूछा था, मेरे ख्याल से 3-4 साल पहले की बात है, कि किसान आंदोलनों का स्वरूप कैसे बदला, उनकी मांगें कैसी बदली, ये थीम थी। ठीक है। और इसका असर क्या हुआ? अगर आपने ये वीडियो अच्छे से समझ लिया तो इस पर मुख्य परीक्षा में किसी भी तरह से प्रश्न बने ना, आप बहुत अच्छा, बड़ी खूबसूरत उत्तर लिखेंगे। और प्री के लिए तो हम देख ही रहे हैं कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। ठीक। अब 20वीं शताब्दी में देखते हैं, वही गांधी जी का चरण है। गांधी जी मतलब गांधी चरण। ठीक है। चंपारण सत्याग्रह। जब गांधी जी आए साउथ अफ्रीका से, तो भारत में जो सबसे पहला आंदोलन इनका कहा जा सकता है वो है चंपारण सत्याग्रह। कब हुआ है? 1917 में। अब देखिए, इसको मैं पढ़ दूं आपके लिए। यहाँ से क्वेश्चन हाल के वर्षों में 2 बार पूछा यूपीएससी ने। बिहार के चंपारण जिले में नील के बागानों में एक कमेंट आया था कि सर आपने नील आंदोलन अलग से पढ़ाया है, चंपारण में भी नील की बात है, तो ये एक कैसे हो गए? मुद्दा एक ही है। ठीक है। लेकिन अलग अलग समय पे अगर आंदोलन अलग अलग नाम से होगा तो अलग तो लिखना पड़ेगा ना। ठीक है। तो नील के बागानों में यूरोपीय बागान मालिकों द्वारा किसानों का बहुत ज़्यादा उत्पीड़न हो रहा था। ठीक। और उन्हें अपनी ज़मीन के कम से कम 3/20वें हिस्से पर नील की खेती करने के लिए बाध्य किया जा रहा था। समझ रहे हैं? और जो पहले से कीमत तय कर ली जाती थी कि बस इतने ही रुपए देंगे, उसी पर उतने ही कीमत पर नील बेचना पड़ रहा था। बड़ी समस्या थी। राजकुमार शुक्ला का नाम आपने पढ़ा होगा, इसमें शायद नहीं होगा, अलग से मैंने कहीं बताया है तो याद आ रहा है। वो आके मिले थे गांधी जी से, उन्हें बुलाया था कि आइए, थोड़ी बड़ी दिक्कत है वहाँ पे। तो गांधी जी गए, 1917 में गए और किसानों की स्थिति की जांच की। उन्होंने सर्वे किया, देखा कि क्या हालत है। अगर आप मूवी देखेंगे, गांधी मूवी देखेंगे, तो पूरा सीन समझ में आएगा कि वहाँ का जो अधिकारी था उसने तो इनको गांव में घुसने से मना कर दिया। काफ़ी बवाल हुआ था, बड़ी भीड़ हुई थी। तो बाद में सरकार ने इजाज़त दी कि चलो ठीक है, आ जाइए। तो गांव में गए, सर्वे किया, बाकी चीज़ें की। और उन्होंने, यहाँ देखिए, चंपारण छोड़ने के लिए जिला अधिकारी के आदेश की अवहेलना की। वही बात है, जिला अधिकारी जो था कह रहा था कि चंपारण छोड़ के चले जाइए। इन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे, क्या कर लोगे, हम आए अपने देश के लोगों से मिलने आए हैं, देखने आए क्या दिक्कत है, ज़बरदस्ती कहाँ चले जाएं हम। ठीक है ना। अब देखिए, सरकार ने जून 1917 में एक जांच समिति बनाई थी और इसमें गांधी जी भी शामिल थे। ठीक, गांधी जी शामिल थे। अब समिति ने अपने हिसाब से उसका अध्ययन किया। आगे देखिए, चंपारण कृषि अधिनियम 1918, इसको याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है। चंपारण कृषि अधिनियम 1918 के तहत किसानों को नील बागान मालिकों द्वारा लगाए गए विशेष नियमों से मुक्त कर दिया गया। यानी कि इशू सॉल्व हो गया। जो बागान मालिक ज़बरदस्ती खेती करा रहे थे, अब कानूनन वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते। धीरे धीरे उसके बाद से बागान मालिक वहाँ से जाने लगे और चीज़ें ठीक हो गई, पहले से काफ़ी बेहतर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। अगले साल ही खेड़ा सत्याग्रह हो गया, गांधी जी इसमें भी शामिल थे। अब देखिए, इसको ध्यान में रखेंगे, 1918 की बात है। डेट याद रखिए, कुछ आंदोलन है, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। कितने मिनट हो चुके हैं? 18 मिनट हो चुके हैं। कोई बात नहीं, मस्त, अच्छे से समझिए इसको, चाहे कितना भी समय लगे, एक बार समझ लेंगे ना, अच्छे से तैयार कर लेंगे, आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो खेड़ा के बारे में क्या बात है भाई? इस सत्याग्रह को मुख्य रूप से सरकार के खिलाफ शुरू किया गया था। सरकार ने कुछ गड़बड़ किया है इस बार। वर्ष 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में फसलें नष्ट हो गई थी। अब देखिएगा, गुजरात वैसे ही ऐसी जगह है जहाँ पे कम बारिश होती है। ठीक है। वहाँ फसलें नष्ट हो गई, लेकिन सरकार ने जो भू राजस्व है उसे कम नहीं किया। लगान मूवी आपने देखी होगी, उसी तरह का सीन है कि वो लगान माफ़ नहीं हो रहा था, बारिश हो नहीं रही थी, ऐसा सीन बन गया। ठीक। तो क्या हुआ कि सरकार ने राजस्व माफ़ नहीं किया और कह दिए कि जितना टैक्स बनता है उतना वसूलेंगे। कहाँ से वसूलोगे यार, हैं? फसल हो नहीं रही है, कमाई हो नहीं रही है, टैक्स वैसे ही ज़्यादा है। तो क्या हुआ कि गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ किसानों का समर्थन किया।
उन्हें सलाह दी कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक वे राजस्व का भुगतान रोक दें, नहीं करेंगे, बात खत्म, कहाँ से दें। ठीक, और यह सत्याग्रह जून 1918 तक चला। अंततः सरकार ने किसानों की मांगों को मान लिया। ठीक है, ये भी सफल आंदोलन रहा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। मोपला विद्रोह, देखिए किसान आंदोलनों के तहत इसको शामिल किया गया है, लेकिन मैं बताऊं कि इसको मैं अलग से भी कवर करूंगा, अलग से इसकी नोट है। मोपला विद्रोह इस साल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये किसान का भी मुद्दा था तो इसको यहाँ से भी देख लेते हैं। ठीक, मोपला मालाबार क्षेत्र में रहने वाले मुस्लिम किराएदार थे। अब अगर मैं भारत का नक्शा बनाऊं, जैसे ये देख लीजिए, ठीक है, ये हो गया, इधर केरल है, ठीक, और यही मालाबार क्षेत्र किनारे है। ठीक, यहाँ पे मुस्लिम लोग थे, जहाँ अधिकांश जो जमींदार थे वो हिंदू थे। ओके, इनकी मुख्य शिकायतें क्या है जी? मुख्य शिकायतें कार्यकाल की असुरक्षा, कभी भी उन्हें मतलब खेती से निकाला जा सकता था, कार्यकाल तय नहीं था। उच्च भूमि कर, टैक्स बहुत ज़्यादा देना पड़ता था, और नए शुल्क लग जाते थे, ये भी एक समस्या थी, और बहुत सारी दमनकारी चीज़ें होती थी। अब जानते हैं किसानों की हालत क्या थी उस समय, कि वसूली करने के लिए मारपीट के अंग्रेज़ों के द्वारा भी हुई होता था। जमींदार चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, उस समय इस तरह से करते थे, ये समस्या थी। अच्छा, अब देखिए इसका डेट याद रखिएगा, 1921। यहाँ देखिए मोपला आंदोलन का जो विलय है वो खिलाफत आंदोलन में हो गया था। ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हमने अभी देखा हाल ही में, कल ही शायद वो वीडियो आई थी, असहयोग और खिलाफत आंदोलन। तो मोपला जो किसान थे, कल हमने बताया था कि क्या खिलाफत का मुद्दा क्या था, वो तुर्की वाला मामला था। अगर वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए। तो ये इसके साथ विलय हो गया। इनफैक्ट असहयोग आंदोलन चल रहा था ना, तो गांधी जी ने भी और बाकी असहयोग में जो नेता थे उन्होंने भी समर्थन किया था। लेकिन आगे चल के कहानी बदल गई थी, वो डिटेल में हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा यहाँ से देख लेते हैं। महात्मा गांधी, शौकत अली और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने मोपला सभाओं को संबोधित किया था, एक तरह से समर्थन दिया था। ठीक है, मोपलाओं द्वारा, ध्यान दीजिएगा कहानी यहाँ से मुड़ेगी, मोपलाओं द्वारा कई हिंदुओं को ब्रिटिश अधिकारियों की मदद करते देखा गया। सरकार विरोधी और जमींदारी विरोधी आंदोलनों ने सांप्रदायिक रंग ले लिया। दिक्कत हो गई यहाँ से। अब ये किसान आंदोलन नहीं रहा, अब ये सांप्रदायिक आंदोलन हो गया, हिंदू मुस्लिम हो गया। ठीक, और जैसे ये सांप्रदायिक बना, गांधी जी और बाकी जो असहयोग आंदोलन के नेता थे उन्होंने खुद को इससे अलग कर लिया। तो ध्यान रखेंगे कि अगर पूछा जाए कि मोपलाओं का समर्थन गांधी जी ने किया था तो एक हद तक तो सही हो गया, और बाद में कहा जाए कि उन्होंने समर्थन नहीं किया था तो काफ़ी हद तक वो भी सही हो गया। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि शुरू में बहुत सारे जो नेता थे कांग्रेस के, उन्होंने समर्थन दिया था, लेकिन जब ये सांप्रदायिक रूप ले लिया इसने तो उन्होंने खुद को अलग कर लिया। ठीक है, चलिए। अच्छा, सांप्रदायिकता ने मोपला को खिलाफत और असहयोग आंदोलन से अलग कर दिया, यहाँ पर लिखा है। ठीक, इसे ध्यान में रखें क्योंकि इसी को पकड़ के यूपीएससी क्वेश्चन बना सकती है चालाकी के साथ। और दिसंबर 1931 तक आंदोलन समाप्त कर दिया गया था। उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, सरकार ने उसका दमन भी किया। ठीक, अब आते हैं आगे। बारदोली सत्याग्रह 1928, ध्यान रखिएगा डेट 1928। ठीक, आप देखिए क्या बात है भाई। ब्रिटिश सरकार द्वारा गुजरात के बारदोली ज़िले में भू राजस्व में 30% की वृद्धि कर दी गई, और इसी कारण से वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली के किसानों द्वारा एक राजस्व न देने संबंधी आंदोलन चलाया गया कि हम राजस्व नहीं देंगे, टैक्स नहीं देंगे, जो करना है करो। ठीक है, और बारदोली में महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। ये पीसीएस में कई बार पूछा गया प्रीलिम्स में, इसको आप ध्यान में रखेंगे कि किस आंदोलन में जो वल्लभ भाई पटेल थे सरदार वल्लभ भाई पटेल बन गए। कौन सा है? वही बारदोली आंदोलन। ठीक, आप देखिए। बड़े पैमाने पर मवेशियों और ज़मीन की कुर्की द्वारा आंदोलन को दबाने के अंग्रेज़ों के असफल प्रयासों के परिणाम स्वरूप एक जांच समिति नियुक्त हुई। क्या मतलब है कि अंग्रेज़ों ने पहले क्या किया कि मवेशियों को जब्त करना शुरू किया। टैक्स नहीं दोगे तो अपने मवेशी दो, जो भी बकरी भेड़ रखे हो सब जब्त कर लेंगे, ज़मीन की कुर्की कर देंगे। तो जितना करना था कर लिए। फाइनली ये हुआ कि सरकार जो है उन्होंने सोचा कि अब ऐसा करते हैं कि समिति बनाते हैं, जांच की जाएगी कि मामला है क्या। ठीक, अब देखिए क्या हुआ। जब जांच हुआ तो जांच इस निष्कर्ष पर पहुंची कि जो वृद्धि की गई थी वो अनुचित थी। फालतू को बढ़ा दिया, मूड आया किसी का कि बढ़ा देते हैं, और उसको कम करके फाइनली ये हुआ कि 6% करें, कहाँ 30% और कहाँ 6.03%, इतना कर दिया गया। हो गई बात।
ये है वो किसान आंदोलन। एक चीज़ अभी देखें, मेरे ख्याल से इसमें नहीं है, मैं एक मिसलेनियस नोट तैयार कर रहा हूँ, आगे मैं मई के महीने में उसको दूंगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसे छिटपुट है ना जिनको एक टॉपिक के तौर पर कवर नहीं किया जा सकता, लेकिन छोटे छोटे फैक्ट्स हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जैसे अगर देखें किसान आंदोलनों के तहत ही देखें तो 1940 के आसपास भी 2-3 आंदोलन हुए हैं। तेलंगाना आंदोलन हुआ, बड़ा ही अपने आप में एक अलग नेचर का आंदोलन था। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैंने बताया है व्हाट्सएप ग्रुप में बताया कि एक मैं पीडीएफ तैयार करूंगा, अभी तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन फ़िलहाल बहुत जल्दी उस पर काम करूंगा। और उसमें जो चीज़ें भी छूट जा रही हैं, क्योंकि मेरा मकसद है मैक्सिमम क्वेश्चन लड़ाया जाए यहाँ से, इस सीरीज़ से, उन चीज़ों को मैं कवर करूँगा और व्हाट्सएप ग्रुप में आपको दे दूँगा। ठीक, तो मुझे लगता है कि इस चैप्टर को मैंने काफ़ी अच्छे से निभाया है, अच्छे से समझाया है, और अब ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप इससे कितना ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। ठीक, लेकिन उससे भी बड़ी जिम्मेदारी आपकी ये है कि आप खुश रहें, अपना ख्याल रखें, मस्त रहें। इससे तैयारी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। ठीक है जी, आगे मिलते हैं। नमस्कार।